नमस्कार दोस्तों, निरंतर करंट अफेयर्स में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर पूरे हफ्ते भर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, जिसके तहत जनवरी 15 से जनवरी 22 तक के टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। इसी क्रम में आज हम लोग अपने पहले टॉपिक की शुरुआत करेंगे एटालिन जल विद्युत परियोजना से। अगर एटालिन जल विद्युत परियोजना की बात करें तो यह परियोजना अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी में अवस्थित है, जहाँ पर दो नदियाँ द्री और टेंगन परिया हाइड्रो प्रोजेक्ट निर्माणाधीन है। अभी हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय की वन सलाहकार समिति ने इसके निर्माण पर कुछ समय के लिए रोक लगा दिया है। यह रोक यहाँ पर पर्यावरण क्षरण से संबंधित मुद्दों को देखते हुए लगाया गया है। ये तो बात हो गई एटालिन जल विद्युत परियोजना की। अब बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश से संबंधित कुछ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की। सबसे पहले ये समझते हैं कि अरुणाचल प्रदेश के सीमा पर कौन कौन से राज्य या देश अवस्थित हैं। उसके लिए मैं इस मैप को कुछ एनलार्ज करता हूं। अब देखते हैं कौन कौन से राज्य यहाँ पे अवस्थित हैं। तो सबसे पहले इसके दक्षिण में ये भारत का असम राज्य अवस्थित है। अगर पश्चिम में बात करें तो यहाँ पर भूटान देश अवस्थित है और इसके उत्तर में तिब्बत अवस्थित है। अगर पूरब की बात करें तो ये जो सीमा आप देख रहे हैं यहाँ पर म्यांमार देश अवस्थित है। ये तो हो गई अरुणाचल प्रदेश की सीमा किन किन देशों और राज्यों से लगी हुई है। अब इसी के साथ ही यहाँ की कुछ प्रमुख पहाड़ियाँ हैं, उनका भी नाम देख लेते हैं। इन पहाड़ियों को आप डैम कोड के जरिए याद रख सकते हैं। DAM डैम, डैम जिसका मतलब होता है बांध, हिंदी में डैम को बांध कहते हैं। तो आप इससे यहाँ की 3 पहाड़ियों को आसानी से याद रख सकते हैं। जैसे D से हो जाएगा डफला हिल्स, A से हो जाएगा अभोर हिल्स और M से हो जाएगा मिसमी हिल्स। ये तीनों पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित हैं। इसमें मैंने थोड़ा इसे असम में दिखा दिया है, ये और नॉर्थ में है। असम में इनका बहुत थोड़ा सा पोर्शन है, तो आप इसे मूलतः अरुणाचल प्रदेश में ही समझिएगा। तो ये डैम के जरिए आप यहाँ की 3 पहाड़ियों को याद रख सकते हैं। इसी नाम से यहाँ पर जनजाति भी हैं, दफला जनजाति, अभोर जनजाति और मिसमी जनजाति। इस ट्रिक को आप मैड के रूप में भी याद रख सकते हैं, MAD मैड, यानी उल्टा मैड या सीधा डैम। जब मैड आप करेंगे तो ये क्रम पूरब से पश्चिम हो जाएगा, जब डैम करेंगे तो ये क्रम पश्चिम से पूरब की तरफ हो जाएगा। तो इस प्रकार आप यहाँ की 3 हिल्स या पहाड़ियाँ याद रख सकते हैं। अब आ जाते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर। यहाँ की कुछ नदियों के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ की बहुत सारी नदियाँ हैं, जितने ज़िले हैं उतने ही नदी हैं। हर एक ज़िले का नामकरण यहाँ की किसी न किसी नदी के नाम पर किया गया है। जैसे इसके मैप को मैं थोड़ा सा एनलार्ज करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर जितने भी नदी हैं, ज़िले हैं यहाँ पर, जैसे सबसे पश्चिम में तवांग जिला है, तो यहाँ पर एक तवांग नदी बहती है। वेस्ट कामेंग जिला है, ईस्ट कामेंग जिला है, तो कामेंग नाम की एक नदी है। सुबनसिरी जिला है, तो सुबनसिरी जिला के नाम से एक नदी है। इस प्रकार जितने भी ज़िले हैं सभी ज़िलों को किसी न किसी नदी के नाम पर रखा गया है। जैसे यहाँ पर एक नदी है सियांग नदी, तो अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट, लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट। उसके साथ ही साथ यहाँ पर दिबांग जिला है, तो ये दिबांग नदी के नाम पर रखा गया है, दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट और लोअर दिबांग डिस्ट्रिक्ट। तो कोई ना कोई जितने भी जिला, जैसे यहाँ पे ये तिरप जिला है, तो तिरप जिला भी तिरप नदी के नाम पे रखा गया है। इस प्रकार जितने भी यहाँ पर ज़िले हैं, एक ज़िला और देखिए लोहित जिला, ये आपका लोहित जिला है, तो लोहित नदी के नाम पर इस ज़िले को लोहित जिला कहा गया है। तो इस प्रकार से अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारी नदियाँ हैं। यहाँ पे देख रहे होंगे नदियों का जाल बिछा हुआ है, और ये सारी नदियाँ आके कहीं ना कहीं अंततः ब्रह्मपुत्र में अपने जल को विसर्जित कर देती हैं। ये ब्रह्मपुत्र नदी है। तो इन्हें हम देख लेते हैं कुछ नदियाँ। ये एक मैप और है। यहाँ की जो प्रमुख नदियाँ हैं जिन्हें आपको याद रखना है, वो 5 नदियाँ हैं, उन्हें आप याद रखिए। इस बड़े मैप में आप देख लीजिए कौन कौन सी नदियाँ आपको याद रखनी है। जो सबसे इम्पोर्टेंट नदी है यहाँ की, उसे आप याद रखिए, सियांग नदी है। इसी सियांग नदी को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद दिबांग नदी है, जिसकी अभी हमने बात की, जिस पर एटालिन जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। इसी की सहायक नदियां हैं द्री और टेंगन, उसी पर एटालिन जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। उसके बाद लोहित नदी की अगर बात करें तो यहाँ पर लोहित नदी अवस्थित है। इसके साथ ही साथ सुबनसिरी नदी यहाँ पर है और कामेंग नदी यहाँ पर है। तो ये कुछ 5 नदियाँ हैं यहाँ की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और ये सारी नदियाँ ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हैं, ये फैक्ट आप याद रखिए। यहाँ पर उन्हीं नदियों की लिस्टिंग दे दी गई है, जैसे सियांग या दिहांग, इस नदी को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दिहांग और दिबांग ये 2 अलग नदियाँ हैं। दिहांग को ब्रह्मपुत्र नदी के रूप में जाना जाता है, दिबांग नदी दूसरी नदी है। इसी दिबांग नदी को सिकांग नदी के नाम से जाना जाता है। और इसी नदी की सहायक नदियाँ हैं द्री और टेंगन, जिस पर आपका ये बांध जो अभी हमने बात किया पनबिजली परियोजना, वो अवस्थित है।
और ये नदी आके लोहित नदी में अपने जल को प्रवाहित कर देती है, जो कि सदिया नदी के पास इन नदियों का संगम होता है। इसके साथ ही साथ कामेंग नदी के बारे में बात किया कि कामेंग नदी इंपॉर्टेंट नदी है यहाँ की। लोहित नदी की अगर बात करें तो ये लोहित नदी भी तिब्बत से उत्पत्ति होती है इसकी, और इसे रिवर ऑफ ब्लड के नाम से जाना जाता है, खूनी नदी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो अभी हमने मिसमी पहाड़ियों की बात की तो उसी मिसमी पहाड़ियों से ये नदी होकर प्रवाहित होती है और वहाँ से लेटराइट मिट्टी बहा के लाती है अपने साथ। लेटराइट मिट्टी का जो रंग होता है वो कुछ लालिमा लिए हुए होता है, इसीलिए इसका पानी जो होता है लाल कलर का होता है। इसी कारण इस नदी को रिवर ऑफ ब्लड के नाम से जाना जाता है। इसी नदी पर परशुराम कुंड भी अवस्थित है, जहाँ पर प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर एक बहुत बड़ा मेला लगता है। तो ये कुछ नदियाँ थीं अरुणाचल प्रदेश से संबंधित, हमने यहाँ की कुछ ज्योग्राफी डिस्कस किया। अब आ जाते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर। भारत से संबंधित बहुत बड़ी खबर आ रही है। भारत ने चीन को पीछे छोड़ के दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और ये विश्व जनसंख्या समीक्षा संस्था ने अपनी रिपोर्ट अभी हाल ही में जारी की है, और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 18 जनवरी 2023 तक भारत की आबादी 1.42 अरब हो गई है, जबकि इसी डेट को चीन की आबादी 1.41 अरब थी। तो इस प्रकार भारत दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है, ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। यहीं पर बात कर लेते हैं, अगर विश्व के सबसे अधिक आबादी वाले देशों की बात करें अब, तो सबसे अधिक आबादी वाला देश इंडिया, फिर चाइना और तीसरे नंबर पर है अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसके बाद भी आप लोग 3 देशों का नाम याद रखिए, एक इंडोनेशिया, पाकिस्तान और ब्राज़ील। तो ये टॉप के 6 देश हैं आबादी के हिसाब से, आपको इनका क्रम याद रखना है। हमारा अगला टॉपिक है अब्देल फतेह अल सीसी से संबंधित। अब्देल फतेह अल सीसी ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं, और ये इसलिए चर्चा में आए हैं क्योंकि ये भारत के गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में आएंगे, और ये भारत का 74वां गणतंत्र दिवस होगा, आप ये ध्यान रखिएगा। इसी अवसर पर मिस्र की एक सैन्य टुकड़ी गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले परेड में भाग लेगी। यह पहली बार है जब मिस्र के राष्ट्रपति हमारे गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए गए हैं। अभी तक कोई भी मिस्र का राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र दिवस में नहीं आया था। तो ये कुछ करंट अफेयर्स थे जिन्हें आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं कुछ स्टैटिक जीके की। तो मिस्र जो है ये अफ्रीका का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट देश है। आप यहाँ मैप में देख रहे होंगे, ये अफ्रीका के उत्तर में, उत्तर पूर्व में इजिप्ट अवस्थित है। इसी मैप को मैं कुछ एनलार्ज कर देता हूँ, और ये नीचे वाला मैप भी इसी इजिप्ट देश का है। तो अगर इसके किनारे किनारे हम देशों की बात करें कि कौन कौन से देश अवस्थित हैं, तो अफ्रीका में अगर बात करें तो आपको 2 देशों का नाम याद रखना है। एक लीबिया, ये जो बगल वाला देश है ये लीबिया है, और इसके साउथ में ये सूडान देश अवस्थित है। तो अफ्रीका के ये 2 देश हैं जो इजिप्ट यानी मिस्र के साथ सीमा बनाते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इजिप्ट के 2 नाम हैं। जैसे भारत के कई नाम हैं, हम भारत को इंडिया भी कहते हैं, हिंदुस्तान भी कहते हैं, हिंद भी कह देते हैं, उसी तरह इजिप्ट को भी हिंदी में मिस्र के नाम से जाना जाता है और इंग्लिश में इजिप्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। अब इसी मैप का, ये जो ऊपर वाला मैप है, इसी का हम लोग थोड़ा एनलार्ज पोर्शन देख लेते हैं इजिप्ट के बारे में। तो यहाँ की सबसे इम्पोर्टेंट नदी आपको याद रखना है, वो नदी है नील नदी। ये है आपकी नील नदी, जो इसके पूरब में, इजिप्ट देश के पूरब में बहती है। और इसी नदी पर कुछ प्रमुख एक डैम आपको याद रखना है। डैम का नाम है असवान डैम। असवान डैम इजिप्ट में अवस्थित है, नील नदी पर अवस्थित है। लेक निसार का आपको याद रखना है। लेक नासिर, निसार नहीं, माफ़ कीजिएगा, लेक नासिर इजिप्ट में अवस्थित है। उसके साथ ही साथ नील नदी पर कायरो अवस्थित है, जो कि यहाँ की राजधानी है इजिप्ट की, और इसी नदी के किनारे गीजा भी अवस्थित है। आपने जो पिरामिड वाले स्ट्रक्चर देखे होंगे, इमेजेस देखे होंगे, वो यहीं पर गीजा के ही पिरामिड होते हैं। ये पिरामिड दुनिया में सर्वाधिक प्रसिद्ध पिरामिड हैं। अगर यहाँ पर इजिप्ट के बारे में और बात करें तो आपको याद रखना है वैली ऑफ किंग्स मिस्र में अवस्थित है। यूपीपीसीएस में एक बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके साथ ही साथ इजिप्ट के पूरब में यहाँ पर ये लाल सागर अवस्थित है, और ये जो प्रायद्वीप आप देख रहे हैं, इस प्रायद्वीप को कहते हैं सिनाई प्रायद्वीप। तो ये सिनाई प्रायद्वीप भी इजिप्ट का ही पार्ट है, और ये एशिया में अवस्थित है। इस प्रकार इजिप्ट ऐसा देश है जो 2 महाद्वीपों में अवस्थित है। इसका ज़्यादातर भाग अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित है, जबकि इसका थोड़ा सा भाग यानी उत्तर पूर्व का भाग एशिया में भी अवस्थित है। तो ये कुछ फैक्ट थे इंपॉर्टेंट जो आपको इजिप्ट से संबंधित याद रखने हैं। स्टैटिक जीके बहुत होता है, बहुत कुछ हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें टाइम का भी देखना है, टाइम थोड़ा कम रहता है, तो इसीलिए जो भी हमें कुछ थोड़ा बहुत भी लगता है आपका रिवीजन करवाते जाते हैं।
अब आ जाते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर। हमारा दूसरा टॉपिक है कि अभी हाल ही में महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट के गांव में, ठाणे जिले में एक गांव है मांजरे, वहां पर एक नए पठार की खोज हुई है। तो आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि महाराष्ट्र के पश्चिम घाट के मंजरे गांव में एक नए पठार की खोज हुई है। बस इस पठार की खोज पुणे में अवस्थित अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट के डॉक्टर मंदर दातार के नेतृत्व में की गई है। आपको केवल इतना याद रखना है कि एक जो पठार की खोज हुई है कहाँ पर हुई है, किस गांव में हुई, तो मंजरे गांव का नाम याद रखना है और महाराष्ट्र स्टेट का नाम याद रखना है। अब यहाँ पर वेस्टर्न घाट की बात हुई है, तो वेस्टर्न घाट के बारे में कुछ फैक्ट एंड फिगर देख लेते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि जो पश्चिमी घाट है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है। तो यहाँ पर एक नदी बहती है इस तरह से, इस नदी का नाम है तापी। इस नदी के दक्षिण से पश्चिमी घाट की शुरुआत होती है। जो आप ये ब्राउन कलर में पोर्शन देख रहे हैं यही पश्चिम घाट है। पश्चिम घाट लगभग 1600 किलोमीटर लंबा है। अगर इसकी लंबाई देखें, गुजरात से इसकी शुरुआत होती है, यहाँ पर ये गुजरात है, गुजरात के तापी नदी के दक्षिण से इसकी शुरुआत होती है और तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक, जो कि भारत के मुख्य भूमि पर आखिरी बिंदु है, वहाँ तक ये पश्चिमी घाट फैला हुआ है और इसकी लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर है। इस तरह से ये 1600 किलोमीटर लंबा है और ये भारत के पश्चिमी तट, ये जो आप पोर्शन यहाँ सफ़ेद सफ़ेद देख रहे हैं, ये भारत का पश्चिम तट है। पश्चिम तट के समानांतर ये श्रेणी चलती रहती है और इसकी अगर चौड़ाई की बात करें तो ये लगभग 100 किलोमीटर चौड़ी पहाड़ियाँ हैं। चौड़ाई का मतलब इस तरह से ऑन एन एवरेज इसकी चौड़ाई 100 किलोमीटर है और अगर लंबाई की बात करें तो 1600 किलोमीटर है। तो ये दो फैक्ट आप याद रखिएगा। इसके साथ ही साथ अगर बात करें कि ये जो पश्चिमी घाट है किन किन राज्यों में अवस्थित है, तो उसके लिए आप गुजरात से शुरू करिए। गुजरात के बाद महाराष्ट्र में अवस्थित है, महाराष्ट्र के बाद गोवा आ जाता है, गोवा के बाद कर्नाटका के बाद केरल के बाद तमिलनाडु। तो ये 6 राज्य हैं भारत के जहाँ पर ये पश्चिम घाट अवस्थित है। तो इतने फैक्ट एंड फिगर आपको पश्चिम घाट के बारे में याद रखना होगा। इसके साथ ही अब आ जाते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर, भारत गौरव डीलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन। इस एसी टूरिस्ट ट्रेन को श्री राम जानकी यात्रा के रूप में शुरू किया गया है, जिसे अयोध्या से जनकपुर, जो कि नेपाल में अवस्थित है, के रूट पर चलाया जाएगा। तो आपको यहाँ से केवल ये याद रखना है कि भारत गौरव डीलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन, जिसका नाम है श्री राम जानकी यात्रा, कहाँ से कहाँ तक चलाया गया है, तो अयोध्या से जनकपुर के बीच में ये ट्रेन चलाई जाएगी। और इसके शुभारंभ की अगर बात करें तो 17 फरवरी 2023 को दिल्ली से इस ट्रेन की शुरुआत होगी। तो आप ये फैक्ट इसके बारे में याद रखिएगा, श्री राम जानकी यात्रा के तहत चलाई जाने वाली ट्रेन कहाँ से कहाँ या किन स्टेशनों के बीच चलेगी। बात नेपाल की हुई है तो नेपाल से संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं, यहाँ की नदियों के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ की जो सबसे इम्पोर्टेंट नदी हैं जो आपको याद रखना है वो 4 नदियाँ हैं। उनमें से सबसे पश्चिमी नदी जो है वो उत्तराखंड और नेपाल के बॉर्डर पर यहाँ अवस्थित है। इस नदी को कहते हैं महाकाली। यही नदी जब भारत में प्रवेश करती है तो शारदा के नाम से जानी जाती है। इसके बाद यहाँ की जो दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट नदी है वो नदी है कर्नाली। कर्नाली नदी जब भारत में प्रवेश करती है तो इसे सरयू नदी के नाम से जाना जाता है। ये दोनों नदियाँ शारदा और सरयू मिलकर आगे बहती हैं और इसी नदी पर भारत का अयोध्या शहर अवस्थित है। ये आप ध्यान रखिएगा। अयोध्या के बाद इस नदी को घाघरा के नाम से जाना जाता है, जो अंत में आकर गंगा नदी में मिल जाती है। इसके बाद यहाँ की इम्पोर्टेंट नदी दूसरी है नारायणी नदी, जो कि नेपाल के लगभग बीचों बीच से बहती है और इसे 2 भागों में बांट देती है, इधर का पश्चिमी भाग, इधर का पूर्वी भाग। ये नारायणी नदी जब भारत में प्रवेश करती है तो इसे ही गंडक नदी के नाम से जाना जाता है और ये नदी भी पटना के पास आकर गंगा नदी में मिल जाती है। इसके बाद यहाँ की जो सबसे पूर्वी नदी है उस नदी को कहा जाता है सप्तकोसी नदी। इसे सप्तकोसी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है इस नदी का उद्गम 7 नदियों के मिलने से होता है और ये नदी जब भारत में प्रवेश करती है तो इसे कोसी के नाम से ही जाना जाता है और ये नदी भी अंततः आकर गंगा में अपने जल को प्रवाहित कर देती है। तो नेपाल से आपको इन 4 नदियों को याद रखना है, कर्नाली, उसके बाद आपकी हो गई ये सरयू नदी, फिर उसके बाद नारायणी नदी और लास्ट में फिर कोसी नदी। इन नदियों को आपको याद रखना है यहाँ से। अब आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर। हमारा दूसरा टॉपिक है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की अगर बात करें तो इससे संबंधित आपको याद रखना है कि इसकी थीम क्या है। इस बार ये पहली बार आयोजित किया गया है, भारत के द्वारा आयोजित किया गया है। इसका थीम आपको याद रखना है। इसका थीम है आवाज़ की एकता, उद्देश्य के लिए एकता, यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पज। ये इसकी थीम है। ग्लोबल साउथ की मदद के लिए भारत द्वारा 3 पहलों का अनावरण किया गया है। अगर यहाँ बात करें ग्लोबल साउथ क्या है, तो ग्लोबल साउथ
विकासशील देशों को कहते हैं। जो देश विकासशील हैं, अभी विकास कर रहे हैं, उन देशों को ग्लोबल साउथ के नाम से जाना जाता है। तो इन्हीं ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों की आवाज़ को उठाने के लिए भारत के द्वारा पहले ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन किया गया है और इन्हीं देशों की मदद के लिए भारत ने 3 पहलों की शुरुआत की है। उन तीनों पहलों को आइए यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहली पहल जो है, जो भारत द्वारा शुरुआत की गई है, वो है आरोग्य मैत्री परियोजना। इसके तहत भारत प्राकृतिक आपदाओं या मानवीय संकट से प्रभावित किसी भी विकासशील देश को आवश्यक चिकित्सा सामग्री की आपूर्ति करेगा। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में आरोग्य मैत्री परियोजना किस देश के द्वारा शुरू की गई है, या दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि हाल ही में भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई आरोग्य मैत्री परियोजना का संबंध किस चीज़ से है। तो इस तरह से क्वेश्चन को मोड़ तरोड़ के किसी भी तरह से पेश किया जा सकता है। आपको इसके लिए तैयार रहना होगा। भारत के द्वारा जो दूसरी पहल की शुरुआत की गई है वो है ग्लोबल साउथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव। ये भारत के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके तहत भारत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और परमाणु ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में अपनी विशेषज्ञता को ग्लोबल साउथ के साथ साझा करेगा। इसी क्रम में ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण भारत में किया जाएगा और ग्लोबल साउथ छात्रवृत्ति प्रोग्राम की शुरुआत भारत द्वारा ग्लोबल साउथ के छात्रों के लिए की गई है। तो इतने फैक्ट एंड फिगर ग्लोबल साउथ समिट से आपको याद रखना है। बेसिकली अगर इससे कुछ भी पूछे कि इस परियोजना की शुरुआत किस देश के द्वारा की गई है, तो आपको उत्तर लगा देना है भारत के द्वारा। ग्लोबल साउथ समिट में कुछ भी अगर शुरू किया गया है तो भारत के द्वारा शुरू किया गया है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। 17वें प्रवासी भारतीय सम्मान की अगर बात करें तो ये 17वां प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार भारत द्वारा विदेशों में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए प्रवासी भारतीयों को दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। इस बार 27 अप्रवासी भारतीयों को ये पुरस्कार दिया गया है। ये 87 आपको याद रखना है। इन 87 में जो सबसे इम्पॉर्टेंट व्यक्ति हैं जिनका नाम आपको याद रखना है वो हैं गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली और सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी। ये दोनों देश दक्षिण अमेरिका के देश हैं और दोनों ही पड़ोसी देश हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं संगठन रिपोर्टिंग और विश्लेषण सरल ऐप। आपसे पूछा जा सकता है कि सरल ऐप किस राजनीतिक पार्टी के द्वारा शुरू किया गया है, तो आपका उत्तर हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी द्वारा लॉन्च किया गया है। और भारतीय जनता पार्टी अब दुनिया की पहली पूर्ण डिजिटल राजनीतिक पार्टी बन गई है। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। सोल ऑफ स्टील चैलेंज की अगर बात करें तो सोल ऑफ स्टील चैलेंज की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा उत्तराखंड के नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है। सोल ऑफ स्टील चैलेंज क्लॉ ग्लोबल की एक पहल है जिसका फुल फॉर्म है कनक्योर लैंड एयर वाटर। क्लॉ एक एनजीओ है। सोल ऑफ स्टील चैलेंज के अगर उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य है ऊंचे स्थानों पर व्यक्ति की सहनशक्ति का परीक्षण करना, उसके साथ ही साथ उत्तराखंड में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देना। ये इस कैंपेन का मुख्य उद्देश्य है। बात यहाँ पर उत्तराखंड की हुई है तो उत्तराखंड से संबंधित एक फैक्ट आप ध्यान रखिए कि इसकी सीमा हिमाचल प्रदेश से और उत्तर प्रदेश से लगती है। ये 2 फैक्ट आपको याद रखना है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर नेपाल है और उत्तर में तिब्बत अवस्थित है। तो 2 देश हैं और 2 राज्य हैं जो उत्तराखंड के साथ सीमा बनाते हैं। यहाँ पर बहुत होशियारी के साथ ये ध्यान रखिएगा कि हरियाणा के साथ इसकी सीमा नहीं लगती है। ये आपको ध्यान रखना है। बहुत स्पेसिफिक ये फैक्ट है, हरियाणा के साथ उत्तराखंड की सीमा नहीं लगती। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अगर उत्तराखंड के कुछ राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो यहाँ से जो सबसे इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान आपको याद रखना है वो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ये भारत का पहला नेशनल पार्क था और इसकी स्थापना 1936 में की गई थी। इसी से होकर रामगंगा नदी बहती है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये सब भी उत्तराखंड में ही अवस्थित हैं। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें तो ये सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड का, जिसकी स्थापना 1982 में हुई थी। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान यहाँ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। यहाँ पे एक गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो इस तरह से आपको ये 6 राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड से याद रखने हैं। बात करते हैं भारतीय सेना दिवस की। तो प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1949 में फील्ड मार्शल कोडोंडेरा एम करियप्पा ने भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ का पदभार ग्रहण किया था। अगर यहाँ पर बात करें तो भारत के अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ फ्रांसिस राय बुचर थे। ये जो स्थापना दिवस सेना का मनाया गया है ये 75वां स्थापना दिवस था। और यहाँ से खास बात एक आपको ये याद रखनी है कि अभी तक हर साल सेना दिवस के अवसर पर जो परेड का आयोजन किया जाता था वो दिल्ली में होता था, लेकिन इस बार ये पहला अवसर है कि इसका आयोजन बेंगलुरु में किया गया है। तो ये आप फैक्ट याद रखिएगा कि सेना दिवस के अवसर पर
सेना का परेड का आयोजन कहाँ पर किया गया है? बेंगलुरु में किया गया है। इसके बाद बात कर लेते हैं स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स, वाटरवेज और कम्युनिकेशन की। तो ये भारत का पहला स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स, वाटरवेज एंड कम्युनिकेशन है, जिसे अगरतला में लॉन्च किया गया है, अगरतला में स्थापित किया गया है। बात अगर अगरतला की करें तो ये त्रिपुरा राज्य की राजधानी है। त्रिपुरा का नाम त्रिपुरा सुंदरी देवी के नाम पर रखा गया है। त्रिपुरा सुंदरी देवी का यहाँ पर एक मंदिर है, उसी मंदिर के नाम से इस राज्य को त्रिपुरा के नाम से जाना जाता है। त्रिपुरा सुंदरी देवी जो है ये माता दुर्गा की एक रूप है। अगर इस स्कूल का उद्देश्यों की बात करें तो इसे क्यों खोला गया है, तो इसका जो सबसे बड़ा उद्देश्य है वो ये है कि भारत के उत्तर पूर्व को नौ परिवहन के हब के रूप में विकसित करना। इसी योजना के तहत अभी हाल ही में भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट को फाइनलाइज किया गया है और इसी के तहत दुनिया की सबसे लंबी गंगा विलास रिवर क्रूज का शुरुआत भी की गई है। ये गंगा विलास रिवर क्रूज भारत के साथ साथ बांग्लादेश से होते हुए भारत के उत्तर पूर्व में जाएगा। ये गंगा विलास क्रूज की शुरुआत इसी कारण संभव हो सका क्योंकि भारत और बांग्लादेश ने प्रोटोकॉल रूट का एक समझौता किया है। भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट के तहत एक देश के अंतर्देशीय जलयान दूसरे देश के विनिर्दिष्ट मार्गों से पारगमन आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर वो कुछ रूट हैं जिसके तहत भारत के जलयान और बांग्लादेश के जलयान आपस में इधर उधर बिना किसी रोक टोक के जा सकते हैं। यहाँ पर वो भी एक रूट और दिखाया गया है। इस योजना के तहत भारत अल्टीमेटली फाइनल रूप से म्यांमार के सितवे तक अपनी पहुँच बनाना चाहता है, क्योंकि सितवे से पलेतवा तक आसानी से जलयान जा सकते हैं और यहाँ से रोड के द्वारा भारत अपने नॉर्थ ईस्ट के साथ कनेक्ट कर सकता है। तो इस लिहाज से ये परियोजना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये स्कूल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये स्कूल इसी क्षेत्र में नौ परिवहन की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए खोला गया है। नील कुरुंजी की अगर बात करें तो नील कुरुंजी को पर्यावरण मंत्रालय द्वारा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत सूचीबद्ध कर दिया गया है। नील कुरुंजी को इस अधिनियम के तहत सूचीबद्ध होने के साथ ही साथ अब इस पौधे को उखाड़ने पर या नष्ट करने पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। उसके साथ ही साथ 3 साल तक की कैद भी हो सकती है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार कई एग्जामों में ये फैक्ट पूछा जाता है कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, तो आपको याद रखना है 1972। यहीं पर बात करें नील कुरुंजी के बारे में तो नील कुरुंजी भारत के मुख्यतः 3 राज्यों में पाया जाता है, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। मैप में आप ये पूरा का पूरा इलाका देख सकते हैं, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु का, जिसमें नील कुरुंजी इस इलाके में पाया जाता है। ये जो इलाका है पूरा, इस इलाके में नील कुरुंजी मुख्यतः पाया जाता है। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर नील कुरुंजी बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसी कारण इस पहाड़ी का नाम भी नीलगिरी रखा गया है, क्योंकि नील कुरुंजी के जो फूल होते हैं कुछ वो नीलिमा लिए हुए होते हैं और जब ये दूर से देखे जाते हैं तो इस पहाड़ी का कलर नीले रंग का दिखाई देता है। इसी कारण नीलगिरी को नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही साथ अन्नामलाई पहाड़ी है, उस पर भी ये मिलता है। अन्नामलाई पहाड़ी के बाद कार्डमम पहाड़ियाँ यानी इलायची पहाड़ियाँ हैं, उस पर भी ये पाया जाता है। यहाँ पर पालनी की पहाड़ियाँ हैं, उस पर भी ये मिलती हैं। तो इस तरह से यहाँ पे सेवराई की पहाड़ियाँ हैं, सेवराई की पहाड़ियों पर भी ये नील कुरुंजी मिलती है। तो इस तरह से कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में नील कुरुंजी पाई जाती है। ध्यान दीजिएगा, नील कुरुंजी का कोई विशेष आर्थिक महत्व नहीं है, लेकिन ये बहुत एक दुर्लभ पौधा है जो कि 12 वर्षों के बाद खिलता है। इसमें जो फूल आते हैं 12 साल के बाद आते हैं, इसी वजह से ये बहुत अधिक दुर्लभ पौधा है और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत इसे अब सूचीबद्ध कर दिया गया है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि तमिलनाडु में पलियान आदिवासी हैं, ये पलियान आदिवासी अपने उम्र की गणना के लिए नील कुरुंजी को एक संदर्भ के रूप में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें 12 सालों के बाद फूल आता है। तो इसी 12 सालों को एक संदर्भ के रूप में इस्तेमाल करते हुए वो अपने उम्र की गणना करते हैं। तो ये कुछ फैक्ट एंड फिगर है नील कुरुंजी से संबंधित, आपको याद रखना है। इसके बाद बात कर लेते हैं केरल के कोल्लम जिले की। तो केरल का कोल्लम जिला पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है। अगर इस जिले की बात करें तो आप केरल के मैप में यहाँ पर देख सकते हैं, साउथ में कोल्लम जिला अवस्थित है और इस जिले को विश्व की काजू राजधानी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर काजू का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। शाहरुख खान की अगर बात करें तो शाहरुख खान वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अनुसार दुनिया के चौथे सबसे अमीर अभिनेता हैं। जेरी सिनफेल्ड जो कि अमेरिका के हैं, ये सबसे अधिक धनवान अभिनेता हैं, ये फैक्ट आपको याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन 2022-23 से। तो इससे संबंधित आपको याद रखना है कि ये इस शिखर सम्मेलन का 53वां शिखर सम्मेलन था और इसका आयोजन स्विट्जरलैंड के दाओस में किया गया है।
यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि विश्व आर्थिक शिखर सम्मेलन का आयोजन प्रत्येक वर्ष हमेशा स्विट्जरलैंड के दावोस में ही किया जाता है, तो ये आप फैक्ट रट लीजिए। और इस बार की अगर थीम की बात करें इसमें, तो इस बार की थीम थी एक खंडित दुनिया में सहयोग, कॉपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। ये थीम इंपॉर्टेंट है, थीम आपको याद रखना है। इसके साथ ही साथ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की जाती है। रिपोर्ट का नाम है वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023। ये इस रिपोर्ट का इस साल 18वां संस्करण था। आपसे पूछा जा सकता है कि वैश्विक जोखिम रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। आपको ऑप्शन दे देगा वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, उसके साथ साथ एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो आपको उनमें से चुनना होगा। बात वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की हुई है, तो इससे संबंधित ये फैक्ट आप ध्यान कर लीजिए कि इसकी स्थापना 1971 में हुई थी और क्लॉस शॉब इसके संस्थापक थे। ये एक एनजीओ है, बहुत बड़ी एनजीओ है और इसका किसी सरकार से कुछ भी लेना देना नहीं है, पर ये सरकार की पॉलिसीज को प्रभावित करती है। इतनी बड़ी एनजीओ है कि ये सरकार के जो क्रियाकलाप है उनको प्रभावित करती है। इसीलिए इसके शिखर सम्मेलन में विश्व के जो प्रमुख देश हैं उनके राजनेता और उनके मंत्री लोग सम्मेलन में पार्टिसिपेट करते हैं। इस लिहाज से आप इसे याद रखिएगा। अब बात करते हैं बदारा अली जोफ की। तो बदारा अली जोफ का अभी हाल ही में निधन हो गया है। ये अफ्रीकी देश गाम्बिया के उपराष्ट्रपति थे। ये इसलिए आपको इम्पोर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि इनका निधन भारत में हुआ है और ये भारत में इलाज कराने के लिए आए थे, उसी दौरान इनकी मृत्यु हो गई। तो बदारा अली जोफ को आपको याद रखना है कि ये अफ्रीकी देश गाम्बिया के उपराष्ट्रपति थे। यहीं पर बात कर लीजिए ग्लोबल मेडिकल टूरिज्म इंडेक्स की। अगर इस इंडेक्स में बात करें तो भारत दुनिया का 10वां सबसे बड़ा ग्लोबल मेडिकल टूरिज्म का हब है। मेडिकल टूरिज्म उसे कहते हैं जब एक देश के लोग दूसरे देश में अपना इलाज करवाने जाते हैं, तो इस टूरिज्म को मेडिकल टूरिज्म के नाम से जाना जाता है। भारत को फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है और भारत ने मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हील इन इंडिया पहल की शुरुआत की है, चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। तो ये कुछ फैक्ट एंड फिगर थे करंट अफेयर से जो आपको याद रखना है। बात कर लेते हैं गैम्बिया की। तो गैम्बिया इतना छोटा देश है कि आपको शायद मैप में दिखे ही ना। ये आपका अफ्रीका है और इस अफ्रीका के मुख्य भूमि पर ये सबसे छोटा देश है। यहाँ पर देखिए गैम्बिया अवस्थित है। गैम्बिया के पश्चिम में यहाँ पर ये अटलांटिक महासागर है और इसके उत्तर में सेनेगल, पूरब में सेनेगल और दक्षिण में सेनेगल, यानी 3 तरफ से ये सेनेगल से घिरा हुआ है और पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। सेनेगल से घिरा हुआ है, ध्यान रखिएगा। इसकी अगर राजधानी की बात करें तो बांजुल यहाँ की राजधानी है। तो ये कुछ फैक्ट एंड फिगर थे गैम्बिया के बारे में और उसकी लोकेशन से संबंधित। शुभमन गिल की अगर बात करें तो शुभमन गिल दोहरा शतक लगाने वाले दुनिया के सबसे युवा क्रिकेटर बन गए हैं और इन्होंने हाल ही में हैदराबाद में न्यूजीलैंड के खिलाफ ये दोहरा शतक लगाया है। अभी तक भारत के 4 व्यक्तियों ने दोहरा शतक लगाया था और ये 5वें भारतीय बन गए हैं जिन्होंने दोहरा शतक लगाया है। सचिन तेंदुलकर, शुभमन गिल, रोहित शर्मा, ईशान किशन और वीरेंद्र सहवाग, ये 5 लोग हैं भारत के जिन्होंने दोहरा शतक लगाया है। अगर विश्व के पहले दोहरे शतक की बात करें तो दोहरा शतक लगाने की शुरुआत सचिन तेंदुलकर के द्वारा की गई। इन्होंने 2010 में क्रिकेट के इतिहास में पहला दोहरा शतक लगाया और ये इस शतक लगाने के बाद भी नॉट आउट रहे थे। साउथ अफ्रीका के खिलाफ इन्होंने यह शतक लगाया था। तो आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है। सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत कहाँ हुई है, ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में इसकी शुरुआत हुई है और इसका आयोजन 2021 से किया जा रहा है। बस्ती के लोकसभा सांसद हैं श्री हरीश द्विवेदी, इन्हीं के द्वारा सांसद खेल महाकुंभ आयोजित किया जाता है। मैप में यहाँ पे देख सकते हैं बस्ती है, रेड कलर में यहाँ पर दिखाया गया है बस्ती। और अगर बस्ती के 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ का जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है वो है वुड क्राफ्ट, यानी लकड़ी शिल्प। लकड़ी से बनने वाली चीज़ें जैसे मेज, कुर्सी, सोफ़ा सेट, ये सब बेड, ये सब यहाँ पर बनाया जाता है। यहाँ का ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है, तो ये आप याद रखिएगा। ल्यूसिल रैंडन की अगर बात करें तो ये ल्यूसिल रैंडन दुनिया की सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थी। इनका अभी हाल ही में 118 साल की उम्र में निधन हो गया। यहाँ से ये ध्यान रखिएगा कि इनसे पहले 2022 में जापान के केन तनाका की मृत्यु हुई थी। वो दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला थी। उनके बाद से रैंडन इस उपलब्धि को पाने वाली महिला बनी थी और अब इनका भी निधन हो गया है। इनके निधन के बाद मारिया ब्रान्यास मोरेरा अब दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला हो गई हैं। ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं आर बोनी गैब्रियल की। तो ये 71वीं मिस यूनिवर्स बनी हैं और अमेरिका की रहने वाली हैं। श्रीलंका से एक इम्पॉर्टेंट खबर आ रही है। 4 फरवरी 2023 को श्रीलंका ने अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारी की है और इस अवसर पर
श्रीलंका भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के चित्र वाला एक स्मारक डाक टिकट जारी करेगा। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है श्रीलंका के बारे में। आज का हमारा लास्ट का टॉपिक है, संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान के आतंकी अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया। तो अब्दुल रहमान मक्की का नाम आपको याद रखना है, इसे संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक आतंकवादी घोषित किया है। तो ये कुछ फैक्ट एंड फिगर थे पूरे हफ्ते के जो करंट अफेयर्स आपको देखना है। इसमें यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड्स के अनुसार दुनिया की सबसे उम्र दराज महिला हैं ल्यूसिल रेंडन, ये किस देश की थी, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इनका देश याद रखिएगा, ये फ्रांस की थी। फ्रांस की सिस्टर ल्यूसिल रेंडेन, इनका नाम आप ये याद रखिएगा। और ये जापान के केन तनाका की मृत्यु के बाद सबसे बुजुर्ग महिला का रिकॉर्ड इनके नाम आया था, और अब मारिया ब्रान्यास हैं। तो ये कुछ फैक्ट एंड फिगर थे पूरे हफ्ते भर के करंट अफेयर्स के। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।